मंगलवार 23 मई 1990 को थाईलैंड की खाड़ी में एक दुर्लभ टाइफून आया, जिससे ड्रिल शिप सीक्रेस्ट पलट गई। 97 में से 91 क्रू मेंबर जीवित नहीं बचते। कई अपग्रेड्स और गणनाओं पर सवाल उठाए जाते हैं। यूएनओसीएल कॉरपोरेशन एक अमेरिकी पेट्रोलियम कंपनी है। इसकी जड़ें 19वीं सदी के अंत तक जाती हैं। एल सेगुंडो, कैलिफोर्निया स्थित ये कंपनी घरेलू और वैश्विक ऊर्जा परियोजनाओं में अहम भूमिका निभाती है। यूएनओसीएल सेंट गैस कंसोर्टियम का मुख्य सदस्य है। उन्हें ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन बनाने का काम सौंपा गया है, जो कैस्पियन क्षेत्र को अफगानिस्तान के रास्ते हिंद महासागर तक जोड़ती है। 1996 में तालिबान द्वारा काबुल की घेराबंदी के बाद ये परियोजना जटिल हो गई, लेकिन यूएनओसीएल ने पाइपलाइन बनाने के लिए तालिबान के साथ काम करने का तरीका ढूंढ लिया। अगस्त 2005 में यूएनओसीएल ने अपना अपस्ट्रीम पेट्रोलियम व्यवसाय शेवरॉन में मिला दिया और पूरी तरह शेवरॉन की सहायक कंपनी बन गई। हालांकि यूएनओसीएल ने एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संचालन बंद कर दिया, लेकिन ये अब भी यूनियन ऑयल कंपनी ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से, जो अब शेवरॉन कंपनी है, कई गतिविधियां जारी रखता है। ड्रिल शिप सीक्रेस्ट का नाम पहले स्कैन क्वीन था, बाद में इसे सीक्रेस्ट कर दिया गया। यह सिंगापुर में फार ईस्ट लिविंगस्टन शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने बनाया है। स्वामित्व यूएनओसीएल कॉरपोरेशन के पास है और संचालन ग्रेट ईस्टर्न ड्रिलिंग एंड इंजीनियरिंग कंपनी करती है। यह पनामा में पंजीकृत है और 1970-7 में पूरा हुआ था। जहाज की लंबाई 110 मीटर है, चौड़ाई 21 मीटर है और यह जलरेखा के नीचे इसका ड्राफ्ट 7 मीटर है। मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट्स या एमओडीयू कोड आवश्यकताओं का पालन करते हुए जहाज में पूरी क्रू की सुरक्षा के लिए लाइफ बोट्स और जीवन रक्षक उपकरण हैं। उस समय के सोलिस या समुद्र में जीवन सुरक्षा सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी नियमों के अनुसार जहाज के दोनों ओर पूरी क्रू के लिए लाइफ बोट्स होना अनिवार्य है। जब इसे लॉन्च किया जाता है तो सीक्रेस्ट ड्रिल फ्लोर के केंद्र में स्थित केली और रोटरी टेबल का उपयोग ड्रिल स्ट्रिंग को पकड़ने और घुमाने के लिए करता है। ड्रिल स्ट्रिंग केली के जरिए गुजरती है, जो रोटरी टेबल पर उसे पकड़कर घुमाती है। सीक्रेस्ट 1981 से थाईलैंड की खाड़ी में यूएनओसीएल के लिए गैस कुएं ड्रिल कर रहा है। ड्रिलिंग के दौरान जहाज को 8 लंगरों से साइट पर बांधा जाता है, जो चारों ओर होते हैं। प्रत्येक लंगर का वजन 14 टन होता है और वो जहाज से तार की रस्सियों के जरिए जुड़ा होता है, जो 50 मिलीमीटर मोटी और 2000 मीटर से भी ज्यादा लंबी होती हैं। 1989 की गर्मियों में सीक्रेस्ट की मेंटेनेंस और अपग्रेड होती है। सभी लंगर रस्सियां बदली जाती हैं और ड्रिलिंग सिस्टम अपग्रेड होता है। अपग्रेड के तहत डेरिक को बढ़ाया और मजबूत किया जाता है ताकि वो टॉप ड्राइव को सपोर्ट कर सके। बड़ा टॉप ड्राइव डीसी मोटर डेरिक में गार्डरेल्स पर लगाया जाता है। ड्रिल स्ट्रिंग को ऊपर से लटकाकर घुमाया जाता है। संशोधनों के बाद सीक्रेस्ट की स्थिरता पुनः गणना कर अमेरिकन ब्यूरो ऑफ शिपिंग एबीएस से अनुमोदित कराई जाती है। टॉप ड्राइव ड्रिल सिस्टम से गुरुत्वाकर्षण केंद्र ऊपर गया है। गुरुत्वाकर्षण का केंद्र नीचे करने और पोत को अधिक स्थिर बनाने के लिए डेक पर एक तेल टैंक को ड्रिलिंग के पानी के टैंक में बदल दिया जाता है और 2 खाली स्थानों को तेल टैंकों में बदल दिया जाता है। रखरखाव और अपग्रेड के बाद रिग का सर्वेक्षण नहीं किया गया है और इसके पास गुरुत्वाकर्षण केंद्र की गणनाओं की पुष्टि के लिए कोई स्थिरता परीक्षण नहीं है। इसे थाईलैंड की खाड़ी में वापस भेजा जाता है ताकि ड्रिलिंग जारी रहे। थाईलैंड की खाड़ी में ड्रिल शिप सीक्रेस्ट 31 अक्टूबर 1989 मंगलवार से एक उष्णकटिबंधीय तूफान के बाहरी हिस्से में बनी हुई है। ये प्लेटोंग फील्ड में लंगर डालकर ड्रिलिंग कर रही है। थाईलैंड की सेना और समुद्री मौसम विभाग ने एक निजी सेवा के साथ मिलकर यूएनओसीएल के स्थानीय साझेदार मित्सुई ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी को तूफान की जानकारी दी। उन्होंने तूफान के रास्ते का सही अनुमान लगाया, जो सीक्रेस्ट के संचालन क्षेत्र की ओर था। सुपरिंटेंडेंट तूफान की चेतावनियां अनदेखा कर टीम से कहता है कि थाईलैंड की खाड़ी में 50 साल से टाइफून नहीं आया, इसलिए काम जारी रखें। मंगलवार 2 नवंबर को ड्रिलिंग जारी रहती है, जबकि तूफान तेज होता है। दोपहर 12 बजे तक तूफान क्षितिज पर आ चुका है, जो सीक्रेस्ट से लगभग 70 मील दक्षिण पूर्व में है और जहाज पर हवाएं लगातार 25 नॉट्स की रफ्तार से चल रही हैं,
जो कभी-कभी 38 नॉट्स तक पहुंच जाती हैं। उसकी ताकत पूरे दिन बढ़ती जाती है, जो शुक्रवार 3 नवंबर तक जारी रहती है। यूएनओसीएल सीक्रेस्ट के साथ आने वाले टाइफून की जानकारी साझा नहीं करता। थाईलैंड की खाड़ी में टाइफून बने हुए 4 दशकों से भी ज्यादा समय हो गया है। ये बहुत आम नहीं है। अक्सर टाइफून खाड़ी के बाहर बनते हैं, जिससे उनकी तीव्रता और दिशा का अनुमान लगाने का समय मिलता है। शुक्रवार 3 नवंबर की सुबह प्लेटॉन फील्ड के पास तूफान की ताकत में अचानक तेजी आ जाती है। जैसे ही ये सीक्रेस्ट के पास आता है, मौसम भयंकर टाइफून में बदल जाता है और सीक्रेस्ट के पास समुद्री मौसम पूर्वानुमान प्राप्त करने की सुविधा नहीं है। यूएनओसीएल ने मौसम सेवाओं की निगरानी वाला रेडियो उपकरण सीक्रेस्ट से हटा दिया। इसके बजाय कप्तान को बैंकॉक यूएनओसीएल मुख्यालय से रोज मौसम की फैक्स मिलती है, जो जहाज के कंपनी कार्यकारी को भेजी जाती है। यह फैक्स सामान्य मौसम रिपोर्ट है, वह विशेष समुद्री मौसम पूर्वानुमान नहीं, जो थाई सेना ने यूएनओसीएल से साझा किया था। यूएनओसीएल रोज बैंकॉक स्थित थाईलैंड मौसम विभाग की रिपोर्ट भेजता है, जो मुख्यतः आंतरिक मौसम पर केंद्रित होती है। अक्सर जब तूफान जमीन पर आता है तो कमजोर हो जाता है, इसलिए रिपोर्ट समुद्र में उसकी ताकत कम दिखाती है। 3 नवंबर को ड्रिल पाइप 1130 मीटर की गहराई तक पहुंच चुकी है। रात 12 बजे अधीक्षक आखिरकार ड्रिलिंग गतिविधियों को बंद करने का आदेश देते हैं। रात 1 बजे हवाएं तेज हो जाती हैं और समुद्र की हालत काफी बिगड़ जाती है। सुबह 3 बजे तक ड्रिल पाइप ड्रिल होल में लोअर रैम्स पर लटक रही होती है, जो कि आपात स्थिति में काटी जा सकती है। लेकिन रिग के कर्मचारियों के पास डेरिक में सीधी खड़ी बची हुई 27 मीटर लंबी ड्रिल पाइप को और नीचे उतारने का समय नहीं है। उन्हें भारी पाइप को डेरिक में छोड़ना पड़ता है और टॉप ड्राइव डेरिक के सबसे ऊपर रहता है, जिससे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र अपने सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंच जाता है। सुबह 4:30 बजे सपोर्ट वेसल ग्रे गार्ड अपने मूरिंग बॉय से अलग होकर लहरों और हवा में सीक्रेस्ट से टकराने से बचने के लिए बचावात्मक पैंतरे शुरू करता है। सुबह 5:30 बजे राइजर अपनी मूरिंग से उखड़ जाता है, जिससे चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। राइजर पानी के नीचे का वो ढांचा है जो ड्रिल स्ट्रिंग को तैराव देने में मदद करता है। सपोर्ट वेसल ग्रे गार्ड को क्षेत्र छोड़ने की अनुमति मिलती है। सुबह 9:45 बजे सीक्रेस्ट अपने एंकर केबल्स 3, 6, 7 और 8 खो देता है। केबल्स 4 और 5 पर कोई तनाव नहीं बचा है। अब जहाज की स्थिरता केवल एंकर 1 और 2 पर निर्भर करती है। सुबह 9:55 से 10:40 तक बिजली चले जाने के कारण रेडियो संचार रुक रुक कर होता है। क्षेत्र के सहायक जहाज देख सकते हैं कि सीक्रेस्ट स्थिर है। सुबह 10 बजे यूनोकोल बैंकॉक में आपातकालीन केंद्र बनाता है ताकि अपने जहाजों की मदद कर सकें। प्लाटोंग प्लेटफॉर्म के निगरानी कर्मी समुद्री बचाव की तैयारी करते हैं। सुबह 10:16 बजे सीक्रेस्ट बैंकॉक से संपर्क करता है, जो सलाह देता है कि सभी केबल छोड़ें और एक एंकर बनाए रखते हुए जहाज को मौसम की दिशा में मोड़ें। तूफान की स्थिति के अपडेट बैंकॉक से रिग को भेजे जाते हैं। सीक्रेस्ट बैंकॉक को बताता है कि स्टैंड बाय जनरेटर रूम में पानी घुसने के बावजूद स्थिति स्थिर हो रही है। हवा की गति 85 नॉट्स तक पहुंच गई है। 11:00 बजे सीक्रेस्ट पर कंपनी के कार्यकारी अधिकारी रिपोर्ट करते हैं कि जहाज नंबर 1 एंकर केबल से बंधा हुआ है और जहाज के थ्रस्टर पूरी क्षमता पर काम कर रहे हैं। सीक्रेस्ट रिपोर्ट करता है कि नंबर 2 एंकर खो गया है। केबल 4-5 ढीली हैं। अब सिर्फ नंबर 1 एंकर जहाज को थामे है। बैंकॉक जहाज को सलाह देता है कि अगर नंबर 1 एंकर केबल टूटे तो केबल 4 और 5 छोड़ दें। 12:17 बजे तूफान की आंख सीधे सीक्रेस्ट के ऊपर से गुजरती है। सीक्रेस्ट रिपोर्ट करता है कि नंबर 1 एंकर खो गया है और जहाज 5 डिग्री बाएं हिस्से की ओर झुक गया है, क्योंकि कुछ ड्रिल गियर हिल गया है। समुद्री पानी ने मॉड रूम को डुबो दिया है और जहाज के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा है। वे ड्रिलिंग मड के स्तर को समायोजित करके इसकी भरपाई करते हैं। पिछले रहने वाले कक्षों में मौजूद क्रू मेंबर डरते हैं कि रिग में पानी भरने से वे डेक के नीचे फंस सकते हैं, इसलिए वे पिछले डेक पर जाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही रिग हिलता है
और लहरें डेक पर टूट पड़ती हैं। लोग रेलिंग पकड़कर खुद को संभालते हैं। क्रू सदस्य केंट नोलन फायर होस से एक ऐसी लाइफलाइन बनाते हैं जिसे लोग पकड़ सकें। ये लाइफलाइन क्रू को पिछले रहने वाले कक्षों से बाहर निकलकर डेक पर संभलने में मदद करती है। 12:50 बजे सीक्रेस्ट ड्रिल शिप रोबरे T4 से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन संदेश प्राप्त नहीं होता। 13:26 बजे सीक्रेस्ट अपनी अंतिम सूचना भेजता है। पोर्ट की ओर 5 डिग्री झुकाव है और ड्रिल पाइप अपनी जगह से खिसक गई है। खोज और बचाव अभियान की निगरानी UNOCL व थाई नौसेना करती है। UNOCL के पास आपातकालीन योजना नहीं है, इसलिए वे जैसे जैसे हालात बनते हैं वैसे वैसे काम चलाऊ तरीके अपना रहे हैं। वे बचाव अभियान में हेलीकॉप्टर, नाव और गोताखोर शामिल करते हैं। 4 नवंबर शनिवार को एक हेलीकॉप्टर कुएं की साइड से करीब 4 समुद्री मील दूर उल्टा तैर रहे पलटे हुए जहाज के मलबे को खोजता है। गोताखोर मलबे के भीतर जाकर किसी भी फंसे हुए क्रू सदस्य को खोजते हैं, जबकि सप्लाई बोट्स और हेलीकॉप्टर आसपास संभावित जीवितों को खोजते हैं। गोताखोरों को जहाज के ब्रिज पर 2 शव मिलते हैं, पर कोई जीवित नहीं मिलता। रविवार 5 नवंबर तक यूनोकॉल की सप्लाई बोट्स और हेलीकॉप्टरों ने सीक्रेस्ट से लगभग 30 मील के दायरे में बड़ा क्षेत्र खोज लिया है। खोज क्षेत्र का निर्धारण US नेशनल सर्च एंड रेस्क्यू मैनुअल करता है। कोई जीवित नहीं मिलता। 5-6 नवंबर को थाई मछली पकड़ने वाली नावों और नौसेना ने सीक्रेस्ट से करीब 70 मील उत्तर पश्चिम में 2 समूहों में 6 जीवित लोग पाए। अब UNOCL अमेरिकी खोज और बचाव मैनुअल की अनदेखी कर लहर, हवा और धाराओं को ध्यान में रखकर बचे लोगों के बहाव का रास्ता तय करता है। गणनाएं बताती हैं कि पहले 24 घंटों में जीवित लोग शुरुआती 30 समुद्री मील के खोज क्षेत्र से काफी आगे और तेज बह गए थे। UNOCL अपने खोज प्रयास इस क्षेत्र की ओर मोड़ता है। 4 थाई बचे लोग UNOCL पर अपनी चोटों को लेकर और चालक दल के परिवार गलत तरीके से हुई मौत को लेकर दावे करते हैं। वे 2 मुख्य कारणों पर ध्यान देते हैं। वे UNOCL को दोषी मानते हैं कि उसने गैर जरूरी कर्मचारियों को नहीं हटाया और समुद्री पूर्वानुमानों के अनुसार चक्रवात से पहले सीक्रेस्ट को खराब मौसम के लिए तैयार नहीं किया। दूसरा, उनका दावा है कि UNOCL ने जहाज की समुद्र में चलने की क्षमता सुनिश्चित नहीं की जब जहाज ड्रिलिंग मोड में था, लंगरों से बंधा हुआ था और डेरेक में ड्रिल पाइप छोड़ा गया था, जिससे ऊपर से भारी हो चुका जहाज सीधे पलट गया। अपनी रक्षा रणनीति के तहत UNOCL थाईलैंड की कानूनी टीम एक निजी कंपनी को शामिल करती है, जिसका नाम फेल्योर एनालिसिस एसोसिएट्स इनकॉर्पोरेटेड है या FAA। FAA जहाज के नष्ट होने से जुड़े घटनाक्रमों की व्यापक जांच करता है। FAA की जांच में जहाज की भौतिक स्थिति और डिजाइन, मौसम के प्रभाव, खोज और बचाव प्रयास और सुरक्षा प्रोटोकॉल शामिल है। थाई जीवित बचे लोगों का साक्षात्कार नहीं लिया जाता है और कंपनी की जांच के दौरान उनकी गवाही पर विचार नहीं किया जाता है। कंपनी तूफान से पहले थाई सेना द्वारा UNOCL को दी गई समुद्री पूर्वानुमानों को नहीं देखती है। वे स्थिरता की समीक्षा कर निष्कर्ष निकालते हैं कि जहाज अमेरिकी ब्यूरो ऑफ शिपिंग मानकों के अनुरूप है और टॉप ड्राइव यूनिट जोड़ने से स्थिरता में सुधार हुआ है, क्योंकि ड्रिल, पानी और तेल टैंकों के रूपांतरण व बैलास्ट से स्थिरता बढ़ी है। लेकिन वे यह भी नोट करते हैं कि उन्हें टॉप ड्राइव संशोधनों के बाद जहाज की स्थिरता से संबंधित ABS गणनाओं या प्रमाणन का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। वे यह भी पाते हैं कि UNOCL ने हवा में जहाज के पलटने के क्षण की गणनाओं में गलतियां की हैं। गणनाओं में गलतियों और परीक्षण की कमी के बावजूद उनकी अंतिम रिपोर्ट कहती है कि जब जहाज पलटता है उस समय ये स्थिरता के स्वीकार्य मानकों के भीतर ही संचालित हो रहा था। वे बताते हैं कि जहाज के संचालन मैनुअल में ऐसे निर्देश हैं जो ऊर्ध्वाधर गुरुत्वाकर्षण केंद्र को सीमाओं से अधिक होने देते हैं, जिससे स्थिरता घट सकती है। फिर भी FAA कहता है कि यह प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि रोजमर्रा के संचालन में जहाज पलटने से पहले अधिकतम अनुमत ऊर्ध्वाधर गुरुत्वाकर्षण केंद्र से नीचे ही रहता है। FAA की रिपोर्ट है कि अधिकांश चालक दल के सदस्य मुख्य डेक पर जहाज छोड़ने के स्टेशनों के पास इकट्ठा होते हैं, लेकिन जीवित बचे लोगों का कहना है कि अधिकांश चालक दल पिछले डेक पर इकट्ठा हुए थे। FAA का निष्कर्ष है कि जहाज समुद्र और हवा को ठीक संभालता है
जब तक वो बड़ी लहरों से नहीं टकराता जो पलटने का कारण बनती हैं। जीवित बचे लोग इससे असहमत हैं। उनका कहना है कि जहाज हवा और लहरों से जूझ रहा था, जिससे सीक्रेस्ट पलट गया। FAA ने सिफारिश की कि मुकदमा बेबुनियाद है। UNOCL ने दुर्घटनाओं की जांच के लिए FAA को नियुक्त किया। हालांकि उन्होंने डिजाइन, स्थिरता गणनाओं और संचालन मैनुअल में कमियां उजागर की, फिर भी उन्होंने सिफारिश की कि कानून के अनुसार सीक्रेस्ट समुद्र में चलने योग्य था। अगर उन्हें पीड़ितों ने नियुक्त किया होता तो क्या उनकी सिफारिश वही रहती? ह्यूस्टन, टेक्सास में बातचीत के बाद UNOCL मृतकों के परिवारों से समझौता करता है, जिससे मुकदमा टल जाता है और दावे निपट जाते हैं। केंट नोलन, जिन्होंने क्रू के लिए लाइफलाइन बनाई, सीक्रेस्ट के पलटने पर मास्टर के साथ ब्रिज पर मारे गए। गोताखोरों को जहाज की बैटरी चालित घड़ी मिलती है, जिसमें 13:50 बजे वही समय दिखता है जब सीक्रेस्ट पलटी थी।